तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जी सुधा का जी का हम लोग वो पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं। और पर्यावरण में हम लोग आ चुके हैं जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी तक। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। और जो जितना ओरिजिनल पीडीएफ है वो आज हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद से चार जो पेज है वो बच जाता है आपका फोटो के साथ पीडीएफ बना के, मतलब जो मैं अपने बुक से बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों जैसे पशु, सूक्ष्म जीव, उनकी जीन, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र को जैव विविधता कहते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, 18वीं सदी में प्रकृति के वर्ग के हेतु कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरल नामक एक ग्रंथ में जीवों के वर्गित किया और जैव विविधता वर्गीय का नींव दी थी। 1859 में चार्ल्स डार्विन की कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने विकासवाद के सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया कि जैव विविधता विकासशील अनुकूलन के लिए है। 1960 से 70 के दशक में वैज्ञानिकों ने स्पीसीज रिचनेस तथा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की परस्पर निर्भरता पर शोध शुरू किया। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता सामने आई। 1980 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द प्रमुख रूप से विज्ञान और पर्यावरणविदों द्वारा उपयोग में लाया गया। विज्ञान और पर्यावरणविदों द्वारा उपयोग में लाया गया। 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द को औपचारिक रूप से वॉल्टर जी रोजन द्वारा अमेरिकी संस्थान नेशनल रिसर्च काउंसिल एनआरसी की एक बैठक के दौरान किया गया। 1986 में ईओ वॉल्सन ने ईओ वॉल्सन ने इसकी लोकप्रियता को बायोडाइवर्सिटी शीर्षक की पुस्तक का संपादन किया। इसे उन्हें जैव विविधता का जनक बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ईओ विल्सन को। 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो हुआ, कन्वेंशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपनाया गया, जब जैव विविधता संरक्षण का पहला वैश्विक कानून समझौता था। जैव विविधता के स्तर, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के स्तर देखिए, स्तर और विवरण और उदाहरण। जीव जनन विविधता, एक ही प्रजाति के जीव में पाए जाने वाले आनुवंशिक अंतर। चावल की 1000 किस्में, आम की विभिन्न प्रजातियां। प्रजातीय विविधता, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, जैसे जंगल में बाघ, हिरण, हाथी, तोता। पारिस्थितिकी विविधता, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता। वन, आर्द्रभूमि, मरुस्थल, पर्वतीय पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रजातीय समृद्धि, एक क्षेत्र में कुल जातियों का संख्या। और प्रजातीय समानता, सभी प्रजातियों के बीच संतुलन विवरण। शेषन इंडेक्स या शेषन वीवर इंडेक्स, इसको बोलते हैं जैव विविधता के सांख्यिकी माप या उसमें संपूर्णता प्लस वितरण को दर्शाता है। सिप्शन इंडेक्स, किसी क्षेत्र में विविधता और प्रमुखता का अनुपात। अब यहां से हम लोग देखेंगे जैव विविधता के प्रकार देखिए, परिभाषा, मापने का स्तर और उदाहरण। अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का या स्थल पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। मापने का स्तर स्थानीय स्तर होता है, लोकल तहत मापते हैं। उदाहरण, किसी जंगल या तालाब में मौजूद प्रजातियां। बीटा विविधता, दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों का विविधता अंतर बीटा कहते हैं। ऐसे भौगोलिक तुलना पर मापी जाती है। पहाड़ी जंगल और समतलीय जंगल में स्थानीय अंतर। पहाड़ी और समतलीय जंगल में प्रजातियों का अंतर। गामा विविधता, किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों के कुल प्रजातियां। जैसे भौगोलिक और परिक्षेत्र में इसके मापने का स्तर होता है। पूरे पश्चिमी घाट या सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल विविधता। अल्फा, बीटा, गामा का यह था। जैव विविधता के प्रमुख कारण, आइए। प्राकृतिक आवासों का विनाश, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, अधिक संशोधन, मछली पकड़ना, अंधाधुंध शिकार, औषधीय पौधों का दोहन,
तीसरा देखिए प्रवासी प्रजातियां जैसे कि लैटान, कैमरा, एक्वेटिक खरपतवार ये या वाटर हाइसिंथ। प्रदूषण में जलवायु मृदा प्रदूषण, जलीय या जलवायु परिवर्तन में तापमान में वृद्धि, समुद्र स्तर में परिवर्तन। जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे भूगोलिक क्षेत्रफल होते हैं या भौगोलिक क्षेत्रफल होते हैं जो उच्च स्तर की जैव विविधता वाले होते हैं और गतिविधियों के कारण खतरे में होते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा ब्रिटिश परिस्थिति नॉर्मन मारिस ने दी थी। उन्होंने 1988 में थंडर्स लैंड्स नामक लेक में इसकी प्रस्तुत किया था, जहाँ क्षेत्र 1500 से अधिक स्थानीय पादप प्रजाति पाई जाती हूँ। जैव विविधता हॉटस्पॉट जहाँ 70% या अधिक प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हों। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा साथ दीजिए। भारत में 4 हॉटस्पॉट्स हैं। पहला है हिमालयन हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर तक। उसके बाद है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि। उसके बाद है इंडो वर्मा, इसमें है असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि। उसके बाद है सुंडालैंड, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुंडालैंड में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संरक्षण के प्रकार, संरक्षण के प्रकार क्या है? स्व साधन संरक्षण, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। आइए इसको पूरा देखना पड़ेगा बड़ा करके, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही ऐसा कर दिया गया। स्व साधनिक संरक्षण, प्राकृतिक आवास में संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व, पवित्र उत्पन्न व झीलें। बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसमें प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण, चिड़ियाघर, बोटॉनिकल गार्डन, जीन बैंक और जीन बैंक आदि। कानूनी संरक्षण जैसे कानून द्वारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम। उसके बाद से सामुदायिक संरक्षण, सामुदायिक संरक्षण द्वारा नागालैंड के संरक्षण प्रयास और शैक्षिक संरक्षण, जागरूकता शिक्षा के माध्यम से संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। भारत में विश्व में मान्यता प्राप्त, भारत और विश्व में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क उद्देश्य होता है वन्य जीव और प्राकृतिक आवास की पूर्ण सुरक्षा और मानव हस्तक्षेप बहुत सीमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव हस्तक्षेप बहुत सीमित होता है, मतलब कम नामात्र होता है, जैसे कि काजीरंगा, कान्हा और रणथंभौर। वन्य जीव अभ्यारण्य जानवरों की रक्षा व संरक्षण जैसे नियंत्रित होता है मानव हस्तक्षेप, जैसे पेरियार, भरतपुर और हजारीबाग। उसके बाद से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे संरक्षण पर विकास पर अनुसंधान उद्देश्य होता है। सीमित स्थानीय और समुदाय होता है, जैसे नंदा देवी, सुंदरबन और नीलगिरी। समुदाय संरक्षण रिजर्व जैसे कि स्थानीय लोगों की बेहतरी, भागीदारी, संरक्षण, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी, नागालैंड और राजस्थान के स्थानीय क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कोर जोन, बफर जोन और संक्रमण जोन। कोर जोन के अंतर्गत आते हैं संपूर्णतः संरक्षित क्षेत्र, कोई मानव हस्तक्षेप नहीं होता कोर जोन में। बफर जोन में अनुसंधान, शिक्षा और सीमित पर्यटन होता है बफर जोन में। और संक्रमण क्षेत्र में मानव गतिविधियां संभव, कृषि, बसेरा विकास कार्यक्रम होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। यूनेस्को की मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, इसमें होता है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत कई भारतीय जैव मंडल भारत की अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। 2024 तक भारत में 18 अधिसूचित बायो रिजर्व है, जिसमें से 12 को यूनेस्को में MAB द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैन एंड बायो रिजर्व प्रोग्राम मान्यता प्राप्त है। पहला हम लोग इसमें देखिए, पहला है आपका जिसके अधिसूचना का स्थापना हुआ था 1986 में, ये हुआ था नीलगिरी बायो रिजर्व। ये है तमिलनाडु, फिर केरल, कर्नाटक। और क्षेत्रफल इसका कितना? तमिलनाडु में 2537 और केरल में है 1055 और कर्नाटक में है 1527। वर्ग क्षेत्रफल जो किलोमीटर में है 5520 और मान्यता प्राप्त ये है, ठीक है। 1988 नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है और 5860 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये मैप का है। 1988 में ही नागरिक बायो रिजर्व ये मेघालय में, नागरिक बायो रिजर्व मेघालय में 820 और ये भी है। 1989 मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व ये तमिलनाडु में, ये
10,500 और ये भी है। 1989 सुंदरबन बायो रिजर्व पश्चिम बंगाल, ये 9,630, ये भी है। 1989 मानस बायो रिजर्व असम में और 2,837, ये नहीं है। मानस जो है वो नहीं है, MAB के प्रोग्राम में वो नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है आपका इसमें 1989 ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये 885 किलोमीटर की लंबाई है, ये भी उस प्रोग्राम में शामिल है। 1994 सिमलीपाल बायो रिजर्व, ये उड़ीसा में है और 4,374 किलोमीटर लंबाई है और ये भी MAB में शामिल है। 1997 ये डिब्रू सैखवा बायो रिजर्व है, ये असम में है और 765, ये नहीं है। और 1998 दिबांग बायो रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है और 5,112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी नहीं है। 1999 पंचमढ़ी बायो रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में, ये 4,982 है और ये है मैप में। 2000 कंचनजंगा बायो रिजर्व, ये सिक्किम में है कंचनजंगा, ये 2,620 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भी है। 2001 अगस्त मलाई बायो रिजर्व, ये केरल तमिलनाडु में है और 3500 उसकी लंबाई है और मतलब की चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, चौड़ाई कह रहा हूँ, क्षेत्रफल है और ये भी है। 2005 में स्थापित किया गया अचान कमार अमरकंटक बायो रिजर्व, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ये 3,835, ये भी है। 2008 में रण का कच्छ बायो रिजर्व, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है गुजरात में, 12,554 जो है, ये जो नहीं है, ये जो है नहीं है। 2009 कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में है और 7,770 और ये नहीं है। 2010 में शेषचलम हिल्स बायो रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में और 4,755, ये भी नहीं है। और 2011 में पन्ना बायो रिजर्व मध्य प्रदेश और ये 5,543 है, ये है। पन्ना जो है वो है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध करना। यूनेस्को का UNESCO का, यूनेस्को का हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जैव मंडल रिजर्व की मान्यता इसका उद्देश्य है। CIT सेट्स का हो जाता है आपका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये वन्य जीव व्यापार नियंत्रण इसका काम है। रामसर होता है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है, रामसर क्या करता है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता विरासत स्थल। जैव विविधता विरासत स्थल देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें अनूठे सुभेद पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल और समृद्ध जैव विविधता वाली वन्य जीवों के साथ साथ घरेलू प्रजातियों एवं दुर्बल संकटग्रस्त किस्टोन प्रजाति पाई जाती हैं। इन स्थलों में जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37A के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार अधिनियम निकायों को परामर्श घोषित करती है। कर्नाटक स्थित नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता इमली ग्रोव विरासत स्थल था, जबकि तेलंगाना में अमीनपुर झील शहरी क्षेत्र में पहला जैव विविधता विरासत स्थल था। नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता था, ये इंपॉर्टेंट है। और जबकि तेलंगाना में स्थित अमीनपुर झील शहरी जैव विविधता का पहला था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में कुल 48 जैव विविधता विरासत स्थल मौजूद है। आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता देखिए कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश में भटोरी मठ का प्रवृत्त उपवन, उच्च पर्वतीय चारबाग और बर्च पाइन क्षेत्र। मध्य प्रदेश में नारो हिल्स, अमरकंटक और पताल लोक। महाराष्ट्र में अल्लापल्ली की महिमा, लंडोर खुर्री,
लैंडोर फर्री, गणेश खिंड गार्डन और सिस्टूरा, रणकेशी, बामबेड, मारी मारिस्टिका दलदली क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है। सिक्किम में तुंग क्यों तुंग योंगडो तुंगयक योंगडो। असम में बोरजुल वाइल्ड्स रामसर साइट, आजोंग कछुआ झील और माजुली है असम में। मेघालय में खवालपुर सीएम सीएम मणिपुर में डालोंग गांव, त्रिपुरा में उनाकी कोटी, बारामूड़ा जलप्रपात और सिलाचारी गुफाएं और बेदारी देबारी और चिम्बूरा और बैटलिंग सेन। पश्चिम बंगाल में चिल्कगढ़ कड़कड़ गुफा दुर्गा सॉरी चिल्कगढ़ कड़क दुर्गा, बनेश्वर शिव ढिग्गी, ढोलगू धात्रे है। उसके बाद से ढोलगू के बाद धात्रे है, फिर राज्य अनुसंधान केंद्र, उसे नामथिंग पोखरी और चाल बालाडिंगा, अमखोई वुड फॉल्स पार्क, हल्दिर चारदीप और बिरामपुर बगुरान जलपाई। नेक्स्ट है तेलंगाना में अमीनपुर झील है। तेलंगाना में अमीनपुर झील है। तेलंगाना में तमिलनाडु में अरीट पट्टी है या पट्टू है। केरल में अश्रामम। कर्नाटक में कृषि विश्वविद्यालय परिषद और जी के वी के इसे बोलते हैं। नल्लूर इमली उपवन जैसे पहला मिला था और हाईग्रेन चिकमंगलूर में है और अबरागुंडा सिमोगा में है। गोवा में पूर्वतली राय, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत की बात है मंदारशु और गंधमर्दन पर्वत और गुप्तेश्वर वन है। गंधमर्दन पर्वत और गुप्तेश्वर वन है। उसके बाद से देखिए गुजरात ये क्या लिखा है यहाँ पे, गुरनेरा लिखा है क्या? एक मिनट रुक जाइए, जस्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये कहाँ तक था इसमें? एक मिनट, ये उड़ीसा तक हुआ है ना? उड़ीसा के बाद से और भी ज़्यादा है इसमें, लेकिन यहाँ तो नहीं दिया है। उड़ीसा के बाद से प्रवाल भित्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए प्रवाल भित्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के तल से स्थित जैविक संरचना होती हैं। कुछ और हो गई, जैविक संरचना होती हैं जो मुख्यतः प्रवाल या पॉलिप्स, क्या बोलते हैं, प्रवाल पॉलिप्स नामक छोटे जीवों को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 को बहिर्ग्राह निर्माण से बनती है, जो जैव विविधता से भरपूर अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। इन्हें समुद्र में वर्षावन के रूप में संबोधित किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल भित्तियों की प्रस्तुति महत्व हम देखते हैं। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता प्रवाल भित्तियों की समुद्र में जैव विविधता के 25% से अधिक जीवों को आश्रय देते करती है, जबकि ये केवल समुद्री क्षेत्र में 1% से कम क्षेत्र में फैली हुई है। 25% से अधिक जीवों को आश्रय प्रदान करती है, लेकिन समुद्री क्षेत्र में केवल 1% से भी कम क्षेत्र में फैली हुई है। मत्स्य उद्योग ये समुद्री जीवों के लिए प्रजनन और नर्सरी स्थल होती है। इससे स्थानीय मत्स्य पालन को सहायता मिलती है।
तटीय सुरक्षा समुद्री लहरों, तूफानों और सुनामी के तटों की रक्षा करती है और यह प्राकृतिक अवरोधों में कार्य करती है। नेक्स्ट है कार्बन चक्र भागीदारी। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट अवशोषित कर समुद्री कार्बन चक्र को नियंत्रित करती है। पर्यटन और आजीविका स्कूबा डाइविंग, मरीन इको टूरिज्म से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है। औषधीय उपयोग प्रवाल और उनसे जुड़ी प्रजातियों को एंटीवायरल, कैंसर रोधी संयोगों की खोज की गई है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार जैसे फ्रीजिंग रीफ जिसे बोलते हैं, ये तटरेखा के पास सीधी जुड़ी हुई होती है, जैसे लक्षद्वीप, जैसे उदाहरण लक्षद्वीप। बैरियर रीफ यह समुद्र के तट से दूर लैगून से अलग होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ। एटोल जो से वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार द्वीप होता है, यह मालदीव, मिनिकॉय द्वीप भारत। पैच रीफ बिखरी हुई छोटी मोटी रीफ, ये कैरेबियन क्षेत्र में फैली हुई होती है। प्रवाल भित्तियों के प्रमुख खतरे ऐसे कोरल ब्लीचिंग जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि में जुंजलैथी विकास, शैवाल का निष्कासन, प्रवाल मर जाते हैं। अगर जुंजलैथी वृद्धि में हो जाती है तो शैवाल मर जाते हैं। अम्लीकरण देखिए, महासागरीय जल के CO2 घुलने से pH घटता है, जैसे CaCO2 का निर्माण रुक जाता है। अत्यधिक मत्स्य, डॉलर जाल और डायनामिक मछली पकड़ने से भित्तियां टूटती हैं। एक प्रदूषण किसी रसायन, प्लास्टिक, तेल रिसाव से प्रवाल छिड़े होते हैं। प्रदूषण पर्यटन प्रदूषण अनियंत्रित गोताखोर, लंगर डालना इत्यादि से संरचनात्मक नुकसान होता है। संरचनात्मक नुकसान होता है। भारत में प्रवाल भित्तियां जैसे लक्षद्वीप होता है, भारत में प्रवाल भित्तियां लक्षद्वीप जैसे फ्रीजिंग रीफ है लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार देश विविध प्रवाल है। तमिलनाडु में जो है वो समुद्री जैव विविधता। गुजरात गल्फ ऑफ कच्छ, ये समुद्री उत्सुक से समुद्री परिस्थितियों का प्रवाल। और मिनिकॉय एटोल रीफ है। संरक्षण के प्रयास नियम CRZ रूल्स कहता है तटीय क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित कर निर्माण को नियंत्रित किया जाता है। रामसर साइटें प्रवाल भित्तियों वाले कुछ क्षेत्र जैसे आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर, ग्रेट बैरियर रीफ जैसे स्थलों को विश्व धरोहर में दर्जा प्राप्त है। इंटरनेशनल कोरल रीफ, इसमें वैश्विक स्तर पर प्रवाल संरक्षण हेतु गठबंधन होता है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता मिशन, प्रवाल और अन्य समुद्री प्रजातियों का अध्ययन और संरक्षण, समुद्री संरक्षित क्षेत्र का निर्माण, मछली पकड़ना, विकास और अन्य मानव गतिविधियों प्रतिबंधित, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, मरीन का पार्क। महत्वपूर्ण तत्व भारत में प्रवाल संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में समग्र पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण हेतु सर्वोच्च अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम संशोधन 1988। 1974 में जल स्रोतों को प्रदूषण से रोकना और जल बोर्ड की स्थापना कब? 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखिएगा। जल पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम संशोधन 1974। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम संशोधन 1987 में 81 में यह बस लागू है। वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये जैव विविधता को सुरक्षा और पारंपरिक ज्ञान संरक्षण है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वनों की कटाई पर नियंत्रण और सुनिश्चित करना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2022। 1972 वन्य जीवों की पक्षियों की सुरक्षा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2021, 2022, 2024 या 2016 में प्लास्टिक उद्योग को नियंत्रित करना। ई वेस्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, इलेक्ट्रिक कचरे को संग्रह और निपटान हेतु दिशा निर्देश। एक मिनट रुक जाइए, देखूँ यहाँ कहाँ से भाई है, काफ़ी चीज़ें इसमें गायब कर दी है लास्ट में। एक मिनट रुक जाओ, बुक में देखना पड़ेगा ना। गायब नहीं हुआ है, ये चीज़ें यहाँ से दिया ही नहीं है, बाकी बुक में भी ऐसे ही थोड़ा सा इधर है बस। अब यहाँ से भारत के पर्यावरणीय संस्थाएं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कब स्थापना? 1985। कब? 1985। मुख्यालय नई दिल्ली में। और उद्देश्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन और पर्यावरण संरक्षण इसका निर्माण। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण
1974 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वायु व जल प्रदूषण की निगरानी व नियंत्रण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है 2010 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। पर्यावरण विवादों का समाधान। भारतीय वन्य जीव संस्थान 1982 देहरादून में है। वन्य जीव अनुसंधान संरक्षण है। भारतीय वन्य सर्वेक्षण जो है 1981 देहरादून में है। वनों की स्थिति और क्षेत्र का सर्वेक्षण। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982 नई दिल्ली में जल संसाधनों का विकास एवं योजनाएं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 नई दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 नई दिल्ली में चिड़ियाओं को मान्यता, तकनीकी और वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई। देश में जैविक संसाधनों को उत्पन्न होने वाले लाभों का संरक्षण, सतत उद्देश्य और निष्पक्ष एवं न्याय संगत बंटवारा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 नई दिल्ली। भारत में संगठित वन्यजीव अपराध को निपटान और नियंत्रण। उसके बाद से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड आपका 1962। ये बल्लभगढ़ में पशु कानूनों को निगरानी और पशु कल्याण संगठनों का अनुदान। उसके बाद है भारतीय वन प्रबंधन 1982 भोपाल। वानिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनुसंधान। उसके बाद से आपका पहलू संधि संस्थापन, मुख्यालय, उद्देश्य। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। ये 1988 में हुआ था इसका स्थापना और मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये जलवायु परिवर्तन और वैज्ञानिक मूल्यांकन है। सेट्स का हो जाएगा 1975। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। वन्य जीवों के व्यापार और संरक्षण। CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 1992 में इसका मुख्यालय स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में है और जैव विविधता के संरक्षण प्रदान करता है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड जो है 1971 इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और आर्द्र भूमियों के संरक्षण प्रदान करता है। बेसल कन्वेंशन ये 1989 में हुआ था। ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। खतरनाक कचरे की सीमा पार आवागमन पर नियंत्रण। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 जिनेवा, स्विट्जरलैंड, दीर्घकालिक जैव संचित प्रदूषणों का नियंत्रण। पेरिस समझौता 2015 यूनेस्को बॉन्ड, जर्मनी, वैश्विक तापमान में वृद्धि पर रोक। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 UNFCCC बॉन्ड, जर्मनी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना इसका लक्ष्य है। अब यहाँ से देखेंगे संस्था, पूरा नाम, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, उद्देश्य। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1972 में इसका UNEP का मुख्य स्थापना हुआ था। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जो वैश्विक पर्यावरण संकटों जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर काम करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर्यावरणीय नीतियों विकास करता है। नेक्स्ट है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। MWO जलवायु, मौसम, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों और प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं, वैश्विक सम्मेलन और डेटा संग्रह का कार्य करता है और विश्व भर में मौसम, जलवायु संबंधित सेवाओं का मानक विकसित करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड नेचर, ये 1961 में इसका स्थापना हुआ था। ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। उसका उद्देश्य वन्य जीवों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अधिनियम चलाना और वनों की कटाई और प्रदूषण आदि पर काम करता है। वर्ल्ड
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1992 में इसका स्थापना हुआ था, 1992 नहीं 1922 में, और ये कैम्ब्रिज यूके में इसका मुख्यालय है। और बर्ड लाइफ एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो पक्षियों उनके आवासों के संरक्षण के काम करता है, और ये पक्षी संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों के संरक्षण में मदद करता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1971 में इसका स्थापना हुआ था, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि के खिलाफ अभियान चलाता है, और शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सक्रियता के माध्यम से पर्यावरण मुद्दों को उजागर करता है। UNREDD, यूनाइटेड नेशन फॉर कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, रेड रेड प्लस reduce emission program of deforestation and forest degradations। ये 2008 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। UNREDD जलवायु संकट के लिए वन्य समाधानों पर संयुक्त राष्ट्र का सलाहकार मंच है। यह विकसित देशों में पेरिस समझौते की क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ देता है, और जहां विश्व की 70% उष्णकटिबंधीय वन है। टैरिफ जो है ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कैम्ब्रिज यूके में इसका मुख्यालय है। ये ट्रैफिक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार और निगरानी उसके खिलाफ जागरूकता फैलाता है, और यह संगठन जैव विविधता के संरक्षण के लिए अवैध शिकार, व्यापार और उनके प्रभाव को कम करता है। सेट्स में से कन्वेंशन, सेट्स का फुल में कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वर्ल्ड फंड ऑफ फोना एंड फ्लोरा। 1975 में इसका स्थापना हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। साइट्स का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संकटग्रस्त जीवों, प्रजातियों और व्यापार के नियंत्रित करने और उनके संरक्षण प्रदान करने के कार्य करता है, और अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी नीतियां बनाता है। जैसे मैंग्रोव परितंत्र देखते हैं। मैंग्रोव परितंत्र यह एक अनोखा और अत्यंत तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवण जल वाले इलाकों जैसे नदीमुख, ज्वारीय क्षेत्र डेल्टा में पाया जाता है, जो समुद्री और स्थलीय दोनों परितंत्र में संगम है। भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन की विशेषता, ये लवण सहिष्णुता मैंग्रोव वन देखिए, मैंग्रोव पौधों में लवणीय जल में भी जीवित रह सकते हैं, और कुछ लवण बाहर निकल सकते हैं, कुछ लवण से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लवण बाहर कैसे निकलेंगे भाई? जड़ प्रणाली, इनके पास खास जड़ें होती हैं जो वायवीय जड़ें, स्टील जड़ें और ऑक्सीजन प्राप्त करने और भूमि में स्थिर रहने में मदद करती हैं। बीज अंकुरण, कुछ मैंग्रोव पौधे जरायुजता गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी बीज पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं। ज्वारीय सहनशीलता, ये पौधे ज्वार भाटी के प्रभाव को सह सकते हैं। भारत में मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और राम टाइगर रिजर्व भी है। पश्चिम बंगाल सुंदरबन। गुजरात कच्छ रणखंभात की खाड़ी, उड़ीसा भीतरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवीकोड़ा, धमारा। आंध्र प्रदेश कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा। उसके बाद से तमिलनाडु पीचवरम, मुबुपेत, रामनद, पुलिकट और काजू वैली। उसके बाद से अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान और निकोबार में, और केरल में बेम्बनाड, कुन्नूर। कर्नाटक में कंडापुरा, दक्षिण कन्नड़, कारवार, मंगलोर वन आदि। गोवा में गोवा। महाराष्ट्र में आचार, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग और बेलदूर, कुंडलिका, देवदा, नंदा,
मुंबा, मुंब्रा दिव्या, विकरौली, श्रीवर्धन, वसई मनोरी और मालवान। वसई मनोरी और मालवान। नेक्स्ट आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां भूमि और जल का संगम होता है, यानी वे प्राकृतिक या कृत्रिम स्थल जो स्थानीय मौसमी रूप से जल से भरे होते हैं। इनमें दलदल, कच्चे की झीलें और नदियां, खाड़ी, लैगून आदि शामिल होते हैं आर्द्र भूमि में। आर्द्र भूमि में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। प्राकृतिक जल फिल्टर, भूजल, भू निर्माण, भूभरण और बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ कार्बन भंडारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आर्द्र भूमि। अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्द्र भूमि की अवधारणा को औपचारिक स्वीकृति 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। रामसर संधि से हुई थी। वहीं पे रामसर संधि हुई थी कब? 1971 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उनकी बुद्धिमत्ता और उपयोगिता को बढ़ावा देता है। भारत इस अधिनियम में 1982 में शामिल हुआ था। रामसर आर्द्र संधि में 1982 में शामिल हुआ था। आर्द्र भूमि के प्रकार, टाइप ऑफ वेटलैंड्स। प्राकृतिक आर्द्र भूमि, विवरण प्राकृतिक रूप से निर्मित और उदाहरण झील, दलदली, नदी किनारे। कृत्रिम आर्द्र भूमि में मानव निर्मित होता है। ये चेक डैम जैसे चेक डैम, कृषि जलाशय, एक्वाकल्चर टैंक। एक्वाकल्चर टैंक। मीठे जल की आर्द्र भूमि, ताजे पानी। मीठे जल की आर्द्र भूमि जैसे होती है ताजे पानी। ताजे पानी ताजे पानी की जैसे सुरसेर झील यूपी के, लोकटक झील मणिपुर। लवड़ी जल की आर्द्र भूमि समुद्र के समीप होती है, जैसे चिल्का झील उड़ीसा और संबर झील राजस्थान। ज्वार नदमुख, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, सुंदरबन डेल्टा नर्मदा नदी का ज्वारनदमुख। मैंग्रोव, खारे पानी वाले वन, जैसे सुंदरबन गोदावरी डेल्टा। सुंदरबन गोदावरी डेल्टा। उसके बाद से देखिए भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रयास। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रयास। रामसर संधि जो हुआ था 1982 में, भारत ने सदस्यता ली थी। 71 में हुआ था और अब तक 2025 तक 91 रामसर स्थल भारत में घोषित हो चुके हैं। कितने? 91। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण 1985। आर्द्र भूमि की पहचान और सूचीकरण और प्रबंधन हेतु योजना। आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सूचित किया था। आर्द्र भूमियों के वैज्ञानिक प्रबंधन और अतिक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश। राज्य केंद्र शासित निकाय, हर राज्य में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी गठित की गई। जलीय परितंत्र के संरक्षण में हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना। झीलों और भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 2015 में संचालन किया गया। वेस्टो प्रयास, ग्लोबल इफेक्ट एफर्ट्स। ग्लोबल एफर्ट्स में आपका पहला रामसर संधि 1971 ईरान में हुआ, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आर्द्र भूमि की रक्षा हेतु। रामसर सचिवालय जो है प्लांट स्विट्जरलैंड में, और हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है। यूनेस्को मैन एंड बायोरिसोर्स प्रोग्राम, ये जैव मंडल आवासीय क्षेत्र में आर्द्र भूमि संरक्षण शामिल है। एसडीजी लक्ष्य 6.6 जल परितंत्र तंत्र का संरक्षण होता है। 6.6 आर्द्र भूमि शोषित रखना वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन हेतु समर्पित एकमात्र गैर लाभकारी संस्था है। मोट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है यह एक विशेष रजिस्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित आर्द्र भूमि में वेटलैंड की स्थिति की निगरानी को बनाए रखता है, और यह उन आर्द्र भूमि में सूचित है जिन्हें प्राकृतिक या मानव जाति कारणों से प्रतिकूल रूप में खतरा है या खतरे में आने की संभावना है, और उन्हें विशेष ध्यान और संरक्षण की आवश्यकता है। विशेषता यह होती है कि यह रिकॉर्ड परस्पर रामसर स्थलों का हिस्सा है, लेकिन यह केवल उन्हीं साइटों को शामिल किया था जो खराब हो रही हों और परिस्थितिक स्थिति में हो, परिस्थितिक स्थिति में हो। इसका उद्देश्य इन साइटों के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाना है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना है। यह रिकॉर्ड पहली बार 1990 में तैयार किया गया था। भारत में दो प्रमुख रामसर स्थल
केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर मोटरेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। चिल्का झील उड़ीसा 1993 में मोटरेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुई थी और वर्ष 2000 में सफल संरक्षण प्रयासों के बाद इसे सूची से हटा दिया गया। 1993 में शामिल हुआ था। भारत के रामसर स्थल या स्पेस, रामसर क्या होगा यार, स्थल होना चाहिए बार। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 91 है। उड़ीसा स्थित चिल्का झील भारत की पहली रामसर स्थल है जिसे वर्ष 1981 में नामित किया गया था। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में 20 है। 4 जून 2025 को भारत सरकार ने राजस्थान के फलोदी में चीखन या उदयपुर में मुंद्रा नामक 2 दलदली भूमियों को रामसर स्थल की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था। ये भारत का रामसर स्थल है। इसको थोड़ा जूम करके देखा जाए क्या, आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आ जाए तो। आएगा नहीं आएगा। ओजोन देखिए, ओजोन O2 ओजोन की 3 अणुओं से मिलकर बना एक अणु है। ओजोन ऑक्सीजन की 3 अणुओं से मिलकर बना एक अणु है। यह एक नीली गैस है जिसमें तेज गंध होती है। यह वायुमंडल में 2 स्थानों में पाई जाती है, समताप मंडल और लाभकारी होता है और क्षोभ मंडल में हानिकारक होता है। ओजोन की परत स्थान सप्तांक मंडल में होती है 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अधिकतम संघनता होती है इसमें, घनत्व जो होता है इसका 30 से 25 मीटर की ऊंचाई पर होती है। कार्य यूवी विकिरण कीड़ों से अवशोषित करना, यूवी विकिरण के कीड़ों को अवशोषित करना, पर्यावरण महत्व जीवन की रक्षा और त्वचा कैंसर और फसलों को यूवी विकिरण से बचाना। ओजोन संरक्षण जो लागू हुआ था भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन या टेट्राक्लोराइड, मेथेन या ब्रोमाइड जैसी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ये गैस यूवी विकिरण के संपर्क में आकर क्लोरीन और ब्रोमीन बीआर मुक्त करती है जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देखिए, यहाँ Cl+O2 बना के ClO+O2, ClO+O बना के Cl+O2, Cl को फिर से मुक्त कर O2 को नष्ट कर देती है, मतलब ऑक्सीजन को खा जाती है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ, पहला होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें निकलता है इसका रेफ्रिजरेटर, AC, एसरोल, फोम निर्माण में। ओजोन संरक्षण का कार्य क्लोरीन परमाणु छोड़ता है जो ओजोन को नष्ट कर देता है। क्लोरीन परमाणु छोड़ता है जो ओजोन को नष्ट कर देता है। हैलोन अग्निशामक यंत्र है, इसमें ब्रोमीन छोड़ते हैं जो क्लोरीन से भी तेज ओजोन को नष्ट करता है। हैलोन। कार्बन टेट्राक्लोराइड ClCCl2, यह औद्योगिक विलायक और सफाई एजेंट हो, जब क्लोरीन छोड़कर ओजोन को नष्ट करता है। एथिल क्लोरोफॉर्म CH2CCl2, धातु की सफाई या पेंट रिमूवर में ये होता है, ये क्लोरीन उत्सर्जित करता है। मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारे जो हैं ये ओजोन को क्षरण के लिए हानिकारक है। मैथिल ब्रोमाइड, ये CH2Br, कीटनाशक फ्यूगमेसेंट, ये ब्रोमीन छोड़ता है और तीव्र ओजोन क्षरण का कार्य बनता है। मिथाइल ब्रोमाइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ये N2O, कृषि औद्योगिक क्रिया में और NO बनाकर ओजोन को नष्ट करता है। सुपरसोनिक जेट रॉकेट उत्सर्जन, उच्च ऊंचाई पर विमान और रॉकेट NO2 गैस उत्सर्जित ओजोन क्षरण का कारण बनता है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इसमें होता है अंटार्कटिका की ठंडी जलवायु में बनने वाले बादल हैं। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इन बादलों को क्लोरीन सक्रिय होती है और ओजोन क्षेत्र बनता है। यूवी विकिरण, सूर्य की पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक स्रोत CFC को तोड़कर Cl निकालती है जो ओजोन को तोड़ती है। ओजोन क्षेत्र देखिए, यह ओजोन की पतली परत हो जाने की स्थिति है। अंटार्कटिका के ऊपर यह क्षेत्र हर साल दक्षिण गोलार्ध में सर्दियों अक्टूबर के महीने में बनता है। इसका मुख्य कारण CFC का बनना है। ओजोन पर संरक्षण के उपाय, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। संधि प्रोटोकॉल वर्ष उद्देश्य,
वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में ओजोन परत की रक्षा हेतु वैज्ञानिक सहयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में सीएफसी और ओडीएस को चरणबद्ध समाप्त करना था। किगाली संशोधन 2016, ये एचएफसी के चरणबद्ध हटाना, अब वैसे ही ये ओजोन नहीं पर जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। भारत में प्रयास 1991 में ओडीएस में चरणबद्ध हटाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ओजोनल सेल के अंतर्गत की स्थापना की गई। एमयू एमयू का हस्ताक्षर हुए ईएफसीसी के अंतर्गत। भारत ने 2016 में किगाली संशोधन को स्वीकार किया। ओजोन दिवस हर 16 साल को मनाते हैं। 2024 का विजेता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट। भूस्तरीय ओजोन यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। यह एक द्वितीयक प्रदूषक है या प्रदूषक है या प्रदूषण है। पहलू उत्पादक वाहनों उद्योगों से निकली गैसें NO2 और VOC द्वारा यूवी किरणों से क्रिया प्रभाव, फेफड़ों का जलन, श्वसन रोग और पौधों का नुकसान। ओजोन की माप डॉप्सन यूनिट में की जाती है। पृथ्वी की औसत ओजोन संघनता 300 DU होती है। 100 DU बराबर 1 mm मोटी प्रज्योत O2 के समतल स्तर पर एकत्रित करके। वैज्ञानिक खोज और समापन। ओजोन की खोज क्रिस्टियन फ्रेडरिक शॉनबिन ने 1839 में की थी। कब किया था? 1839 में किया था। ओजोन परत संरक्षण में सीएफसी की भूमिका सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक मारियो मोलिना, स्टरफूड, रॉवलैंड और पॉल क्रुटजेन ये 1995 में नोबेल पुरस्कार मिला। ओजोन और जलवायु परिवर्तन के संबंध। सीएफसी और एचएफसी दोनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ओजोन परत की कमी से यूवी किरणों का बढ़ना और पृथ्वी पर गर्मी और स्वास्थ्य संकट का खतरा उत्पन्न होना। ओजोन परत के सुधार से जलवायु परिवर्तन में भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। कार्बन टैक्स का आर्थिक नीति है जिसमें प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड उनके समकक्ष ग्रीन हाउस गैस ओजोन कर पर लगाया जाता है। उद्देश्य इसका है GHG उत्सर्जन में कमी, जलवायु परिवर्तन को रोकना। उसके बाद है पारिस्थितिकी की रक्षा, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, हरित ऊर्जा का प्रोत्साहन, नवीकरण ऊर्जा और स्रोतों की ओर स्थानांतरित करना। उसके बाद से सरकारी राजस्व बढ़ाना, पर्यावरण परियोजनाओं के लिए उपयोगी होता है। एयर टैक्स उन कंपनियों और उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है जो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं। टैक्स की दर प्रत्येक टन CO2 उत्सर्जन पर निश्चित राशि प्लस 20 पर टन CO2 पर लगाया जाता है। अधिक प्रदूषण अधिक टैक्स या कंपनियों के स्वच्छ तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। फिनलैंड ने वर्ष 1990 में कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश था फिनलैंड। विश्व में कार्बन शुरुआत, दरें और विशेषता। विश्व में कार्बन टैक्स। उरुग्वे 2022 में 167 पर टन डॉलर लगाया, विश्व में सबसे अधिक। स्वीडन 1991 में 130 टन दूसरे सबसे उच्च कार्बन टैक्स लगाया। कनाडा लगाया 2019 में 65 फेडरल टैक्स व्यवस्था के साथ। जर्मनी लगाया 2021 में 25 टन शुरू से वैश्विक दर वृद्धि से। नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड 1990 में विविध दर लगाया और सफल उदाहरण के आधार पर। नेक्स्ट है भारत में स्थिति। भारत में अब तक प्रत्यक्ष कार्बन टैक्स लागू नहीं हुआ, परंतु कोयला पर क्लीन एनर्जी सेंस लगाया गया है जो 400 रुपये पर टन है। पेट्रोल डीजल पर करों का माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। भारत में अभी तक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम और परफॉर्म अचीव ट्रेड पैट के भारत अधिनियम यंत्र अपनाए गए हैं। संबंधित संधियां और पहले। पेरिस समझौता 2015 जलवायु परिवर्तन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। UNFCCC के अंतर्गत बाजार आधारित यंत्रों का समर्थन। अर्थ आवर के दिन दुनिया भर में लोग, संस्थाएं, प्रतिष्ठान
संस्थाएं परित्राण स्मारक रात 8:30 से 9:30 तक स्थानीय समय अनुसार अपने सभी गैर आवश्यक बिजली उपकरण लाइटें बंद कर देते हैं, और यह है प्रतिक्रियात्मक क्रिया जो पर्यावरण के प्रति हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अर्थ आवर कैसे शुरू हुआ? WWF वर्ल्ड वाइड फंड और नेचर द्वारा ये शुरू किया गया था। अर्थ आवर कब और कहाँ शुरू हुआ? 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जागरूकता के लिए। समय अवधि कहाँ है? 8:30 से 9:30 के बीच स्थानीय समय अनुसार, जो आपका वहाँ समय हो रहा है। भारत में कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को। जैव ईंधन, यहाँ से देखेंगे हम लोग जैव ईंधन। नेक्स्ट है जैव ईंधन के प्रकार। आइए देखते हैं। जैव ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जैविक स्रोत जैसे कि पौधे, फसल, अपशिष्ट, शैवाल, गोबर आदि से बनाए जाते हैं और इनका ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, हरित विकल्प, ग्रीन अल्टरनेटिव हैं। जैव ईंधन के प्रकार। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। 1 मिनट रुकिए, क्या हो रहा है? बायोएथेनॉल, बायोडीजल और स्रोत थे खाद्य फसलें, गन्ना, मक्का, सड़ा ताड़। उपयोग वाहनों में। व्हाट्स मैटर? 1 मिनट रुक जाओ यार। द्वितीय पीढ़ी आपका आया, द्वितीय पीढ़ी आया इससे सेलुलोसिक एथेनॉल। इसमें आया फसल, अपशिष्ट, लकड़ी, घास, उच्च दक्षता ईंधन आया। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन में शैवाल आधारित जैव ईंधन, जिसमें शैवाल एल्गी का प्रयोग किया था। इसमें जैव पेट्रोल, डीजल। चतुर्थ पीढ़ी में है जैविक रसायन ईंधन, जिसमें जीएम, फसलें, कार्बन कैप्चर तकनीकी, भविष्य के टिकाऊ ईंधन। भविष्य का ये टिकाऊ ईंधन चतुर्थ पीढ़ी। भारत में प्रमुख जैव ईंधन। बायोएथेनॉल, स्रोत है गन्ना और मक्का। विशेषता है पेट्रोल में 20% तक मिश्रण की योजना। बायोडीजल, जफ्ट्रोफा करंज इस्तेमाल किया हुआ खाद्य तेल। इसमें डीजल के मिश्रण होते हैं। बायोगैस, गोबर या किचन वेस्ट, खाना पकाने और बिजली उत्पादन है। कंप्रेस्ड बायोगैस, इसमें कृषि अपशिष्ट, गोबर और सीएनजी वाहनों के विकल्प के रूप में। तबीयत खराब हो रही है भाई, सॉरी। भारत सरकार की पहल, योजना और उद्देश्य। राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य और 5% जैव डीजल मिश्रण का लक्ष्य। सट्स योजना का लक्ष्य, इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में सीएनजी का विकल्प। E20 योजना 2025 पेट्रोल में 20% एथेनॉल में आने का लक्ष्य। बायोडीजल मिश्रण, जेट्रोफा जैसी गैर खाद्य फसलों को बढ़ावा। पराली संबंधी योजना, कृषि अपशिष्ट जैव ईंधन उत्पादन, प्रदूषण रोकथाम। प्रधानमंत्री जीव वन योजना, कृषि अपशिष्ट और अवशोषणों अवशेषों के 2G इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना। गोबर धन योजना, इसमें मवेशियों के गोबर और जैविक अपशिष्ट बायोगैस सीएनजी का बढ़ावा देना। वैश्विक स्थिति। ब्राजील में देखिए दुनिया भर में सबसे बड़ा बायो एथेनॉल उत्पादक गन्ने से ब्राजील करता है। यूएसए मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन करता है और जर्मनी करता है बायोगैस और बायोडीजल अग्रणी उत्पादक करता है। बायोगैस और बायोडीजल अग्रणी उत्पादक करता है। ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक विपणन रणनीति है जिसमें कोई कंपनी या संस्था अपने उत्पादक सेवाओं की नीतियों को पर्यावरण हितैषी दिखाने या झूठी अधूरी जानकारी देता है, और जबकि वास्तविक में पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। ग्रीन वॉशिंग शब्द की उत्पत्ति 1986 में प्राइवेट जे वेस्ट वेल्डर ने की थी। और
SGT रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ग्रीन वॉशिंग के विरुद्ध है। ग्रीन वॉशिंग सतत विकास के राह में अवरोध के रूप में कार्य करता है। भारत में भी ESSA और सेबी और MUEFCC जैसे संस्थानों द्वारा ग्रीन वॉशिंग निगरानी की पहल की जा रही है। ग्रीन वॉशिंग के सामान्य तरीके विपणन भाषा का दुरुपयोग जैसे कि नेचुरल, इको, ग्रीन और बायोडिग्रेडेबल पर बिना किसी प्रमाण के गोलमोल दावे जैसे कि प्लांट फ्रेंडली पर स्पष्ट प्रमाण का मानक देना। प्रासंगिक जानकारी छिपाना जैसे उत्पादक का एक भाग इको फ्रेंडली है लेकिन बाकी प्रक्रिया हानिकारक है। प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग, नकली और अविश्वसनीय प्रमाण दिखाना। प्रतीकों और रंगों का उपयोग, हरे रंग पत्तियों और धरती की तस्वीरें दिखाकर प्राइवेट छवि बनाना। ऑयल जैपर तकनीकी। ऑयल जैपर तकनीकी या जैव उपचार तकनीकी है जो तेल प्रदूषण को साफ करने के लिए जीवाणुओं का उपयोग की जाती है और जो हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक रूप से विघटन करती है। विकसित किया गया तेल और प्राकृतिक गैस संस्थान टेरी और ONGC के सहयोग से प्रथम उपयोग जो हुआ था 2001 में भारत में हुआ था। आवश्यकता कच्चे तेल के रिसाव से प्रभावित मिट्टी और जल स्रोतों की सफाई होती है। तकनीकी प्रभाव जो होता है इसका, ऑयल जिस पर जैसे हाइड्रोकार्बन खाने वाले सूक्ष्म जीवों होते हैं, जैसे कि पहला है आपका सुडोमोनास, उसके बाद से बैसिलस है, उसके बाद से एसाइंटोबैक्टर है। इन सूक्ष्म जीवों को प्रदूषित स्थल पर छिड़का जाता है। ये जीवाणु तेल के अणुओं को तोड़कर उन्हें जल CO2 में बायोमास में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरणीय मित्र होती है। एक मिनट रुक जाइए। ऑयल जस्पर तकनीकी, ठीक है, क्या हो गया, पर्यावरण मित्र होती है। ठीक है, 5 वाला टॉपिक है इसका, आप 4 देखिए, 5 देखिए। इसकी लागत अन्य विधियों की अपेक्षा कम होती है और इसका पुनः उपयोग संगत है। उपयोग के क्षेत्र में इसका देखिए, उपयोग के क्षेत्र में तेल रिफाइनिंग के क्षेत्र में ONGC IOCL के द्वारा होता है और तेल रिसाव प्रभावित स्थल जैसे बंदरगाह, गोदाम, पंपिंग स्टेशन और प्राकृतिक कृषि भूमि जैसे तेल रिसाव को खराब हुई उपजाऊ भूमि की बहाली। अब हम जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे, उसके बाद से ये PDF खत्म है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्ट हो गया जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जो 1 आपका 2 3 4 पेज, मतलब कि 8 पेज का रह गया, दोनों साइड मिला के 8 रह गया। तो इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, मैं कल PDF लेके आऊँगा। इसमें अम्ल और वृष्टि से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ एक लोगों को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिए और प्लीज़ आपको लाइक तो बनता है, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक ही। थैंक यू सो मच। अपने ख्याल रखिए, परिवार को ख्याल, खास करके अपने माता पिता ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।